Everyone, welcome back on this channel. In this video, we are going to discuss chapter number 9th of class 9th NCERT Science, and our chapter name is Force and Laws of Motion. So आइए देखते हैं क्या कुछ इस चैप्टर में दिया हुआ है. In the previous chapter, we described the motion of object along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. तो प्रीवियस चैप्टर में जो कि हमारा मोशन चैप्टर था उसमें हमने स्ट्रेट लाइन में किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में पढ़ा है और हमें ये भी पता है कि पोजीशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है. वी सो दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. तो अगर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो वो मोशन हो सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन हो और हो सकता है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो. अगर इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर बॉडी कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो यूनिफॉर्म मोशन होगी. अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस यहाँ पर बॉडी चल रही है तो वो होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज द मोशन. लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि मोशन के कॉज क्या होते हैं, किस कारण से मोशन जो है वो होती है. वाई डज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम. क्यों किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ बदल जाती है. डू ऑल मोशंस रिक्वायर ए कोज. क्या सभी के सभी मोशन के पीछे कोई ना कोई जो है रीज़न होता है. इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटैम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियोसिटीज़. तो इस चैप्टर में हम उन सारी क्यूरियोसिटीज, सारी जिज्ञासाओं को यहाँ पर शांत करने की कोशिश करेंगे जो हमारे माइंड में अभी तक आई हुई है. फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स causes हैज़ puzzled scientists and philosophers. तो बहुत लंबे टाइम तक साइंटिस्ट और फिलोसफर्स के सामने मोशन और उसके कॉजेज की समस्या रही, उसको समझ वो लोग नहीं पाए. अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डजंट मूव फॉरएवर. तो जैसे ही हम किसी बॉल को जो कि ग्राउंड पर पड़ी है उसको हम थोड़ा सा हिट करते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद वो क्या कर जाती है, स्टॉप कर जाती है. तो वो हमेशा ही क्यों नहीं मूव कर रही. सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ऐसी ऑब्जर्वेशन से हमें जो है ये सजेशन मिला कि कोई भी जो बॉडी है वो रेस्ट पे रहना चाहती है. रेस्ट इज़ अ नेचुरल स्टेट. दिस रिमेन्ड द बिलीफ अंटिल गैलीलियो गैलीली एंड इसाक न्यूटन डेवलप्ड एन एंटायरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन. और ये हमारा विश्वास तब तक एज इट इज़ रहा जब तक कि गैलीलियो गैलीली और इसाक न्यूटन ने एक अलग जो है अप्रोच यहाँ पर डेवलप नहीं करी जिससे हम मोशन को समझ सकें. सो यहाँ पर कुछ फिगर्स आपके सामने दिखाए हुए हैं. फर्स्ट, द ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट. जिस डायरेक्शन में हम ट्रॉली को पुश करेंगे वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी. द ड्रॉर इज़ पुल्ड. जैसे ही हम इस ड्रॉर को पुल करेंगे तो ये जो है ओपन हो जाएगा. द हॉकी स्टिक हिट द बॉल फॉरवर्ड. हॉकी स्टिक से जो बॉल है वो फॉरवर्ड मूव करेगी. सो पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग. पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर स्टेट ऑफ मोशन. यानी कि इनकी जो स्टेट है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है अगर हम पुश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसको पुल करते हैं या फिर उसको हिट करते हैं. In our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. तो हमने हमारी everyday life में डेली रूटीन में हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि अगर हमें किसी ठहरी हुई चीज़ को गति देनी है तो हमें कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा. और अगर कोई चीज़ गति कर रही है और उसको हमें रोकना है तो फिर से हमें कुछ ना कुछ फोर्स या कुछ ना कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा. वी ऑर्डिनरली experience such as a muscular effort and says that we must push or hit or pull an object to change its state of motion. तो हम साधारणतः अपने अनुभव के तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि हमें एक मस्कुलर एफर्ट डालना होगा या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमें दरवाज़ा ओपन करना है तो हमें उसको पुल करना होगा, अगर हमें बंद करना है वो तो पुश करना होगा, या फिर हमें किसी चीज़ को हिट करना होगा अगर हम चाहते हैं कि उसकी पोजीशन जो है, मोशन की जो स्टेट जो है वो चेंज हो जाए. द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, हिट और पुल. तो फोर्स का कंसेप्ट 3 चीज़ों पर ही बेस है, दैट इज पुश, पुल और हिट ऑन एन ऑब्जेक्ट. The concept of force is based on this push, hit or pull. Let us now ponder about a force. तो यहाँ पर अब हम फोर्स के बारे में थोड़ा
सोचना स्टार्ट करें, व्हाट इज़ इट, ये क्या होता है। इनफैक्ट नो वन हैज़ बीन सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स, हालांकि किसी ने फोर्स को नहीं देखा है, किसी ने उसको टेस्ट भी नहीं किया है। However, we always see or feel the effect of force, लेकिन हमने फोर्स के इफेक्ट को फील किया है, हमने फोर्स के इफेक्ट को फील किया है। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। तो हम इसको उस फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे, क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगे, तो हम उस फॉर्म में हम उस फोर्स के एफर्ट को यहाँ पर फील कर सकते हैं। पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। तो अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में लेके आना है तो हम या तो उस पर पुशिंग करेंगे या उसको हिट करेंगे या फिर पुलिंग करेंगे। दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन दैम, वो मूव इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने कोई ना कोई फोर्स लगाया है जो उन पर एक्ट कर रहा है। फ्रॉम योर स्टडीज इन अर्लियर क्लासेज you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स की वजह से हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, यानी कि हम हमारे हाथ में है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लोली मूव करवा सकते हैं या उसको फास्टली मूव करवा सकते हैं अगर हम थोड़ा सा उसको फोर्स अप्लाई कर दें। और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो हो सकता है कि बॉडी की जो मोशन की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाए। वी ऑल्सो नो दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मोशन के अलावा फोर्स जो है वो किसी बॉडी की शेप, उसका साइज भी चेंज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग दिखाया हुआ है, अगर हम स्प्रिंग को थोड़ा सा जो है एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं तो इसकी शेप और साइज में चेंज हो गया है। इन द सेम सेंस व्हेन a spherical rubber ball becomes oblong as we apply force on it, जो spherical ball है वो oblong शेप की हो जाएगी अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। So now we have balanced and unbalanced forces. Figure 9.3 shows a wooden block on a horizontal table। यहाँ पर एक horizontal टेबल पर एक wooden block जो है उसको रखा गया है। Now टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई आर टाइड टू द टू अपोजिट फेसिस ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पर दो स्ट्रिंग एक्स और वाई को जो है टाई अप किया गया है उस ब्लॉक से। इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स द ब्लॉक बिगिंस टू मूव टू द राइट। अगर हम स्ट्रिंग एक्स पर जो है फोर्स लगाकर उसको खींचने की कोशिश करेंगे तो जो ब्लॉक है वो एक्स डायरेक्शन जो है, एक्स स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में है तो जो ब्लॉक है वो यहाँ जाना स्टार्ट कर देगा, दैट इज़ right. Similarly, if we pull the string y, the block moves to the left. But if the block is pulled from both the side with equal forces, अगर y और x जो है इक्वल हो जाए तो ना ही तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा ना ही राइट की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करेगा। सो ब्लॉक विल नॉट मूव। सच फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेज। तो ऐसे फोर्सेज को हम संतुलित बल या फिर बैलेंस्ड फोर्सेज बोलते हैं। एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इस केस में अगर एक्स और वाई दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो यहाँ पर ना ही तो जो है ब्लॉक की स्टेट में कोई चेंज आएगा, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो भी यहाँ पर क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, एज इट इज़ रहेगी। नाउ लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्सेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक। अगर हमें अब एक जो है अलग सिचुएशन यहाँ पर कंसिडर करनी है जहाँ पर दो अपोजिट फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और ब्लॉक को वो पुल कर रहे हैं। इन दिस केस द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। मान लो यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स हमने लगाया और यहाँ पर फोर्स सिर्फ 8 न्यूटन है, तो यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 2 न्यूटन, यानी कि इस साइड हमने 2 न्यूटन फोर्स ज़्यादा लगा दिया। तो अगर 2 न्यूटन फोर्स ज़्यादा लगा दिया तो ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। सो दस द टू फोर्सेज आर नॉट बैलेंस्ड। तो इस कंडीशन में जो दोनों फोर्सेज है वो बैलेंस्ड नहीं है। एंड द अनबैलेंस्ड फोर्सेज एक्ट इन द डायरेक्शन द ब्लॉक मूव्स।
और जो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है वो उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जहाँ पर जो ब्लॉक है मूव करेगी. दिस सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन. तो इससे क्या होगा कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा, किसी ब्लॉक पर एक्ट करेगा, तो उससे वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा. What happens when some children try to push a box on a rough floor? अगर क्या हो कि अगर कुछ बच्चे एक बॉक्स को यहाँ पर पुश करें, उसको धक्का दे, और जो बॉक्स है वो रफ सरफेस पे, रफ फ्लोर पर रखा हुआ हो. इफ दे पुश box with a small force, the box does not move because of the friction acting in a direction opposite to the push. अगर उनका जो फोर्स है वो बहुत ही कम फोर्स है, तो जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा. वो मूव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू जो उनका पुशिंग फोर्स है. दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेज बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड द फ्लोर रफ सरफेस. तो फ्लोर सरफेस पे और जो बॉक्स का सरफेस है उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इट बैलेंसेस द पुशिंग फोर्स, और ये जो बच्चे फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को ये बैलेंस करेगा और इस बॉक्स को मूव करने नहीं देगा. Therefore, the box does not move. In figure 9.4b, the children push the box harder but the box still does not move. अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, बच्चे थोड़ा सा और फोर्स लगा रहे हैं लेकिन जो बॉक्स है यहाँ पर अब भी वो मूव नहीं कर रहा है. यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पर जो बच्चे पुश कर रहे हैं फोर्स वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है. नाउ in if the children push the box harder still, the pushing force become bigger than the friction force. अगर pushing force friction force से ज़्यादा हो जाए तो दिस इज देर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्सेज, तो वहाँ पर फोर्सेज क्या होंगे, अनबैलेंस्ड होंगे. सो बॉक्स स्टार्ट मूविंग, तो यहाँ पर बॉक्स मूव करना स्टार्ट कर देगा. वट हैपन्स व्हेन वी राइड अ बाईसाइकिल? क्या होता है जब हम अपनी बाईसाइकिल को राइड करते हैं? व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, जब हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो बाईसाइकिल बिगिंस टू स्लो डाउन. तो बाईसाइकिल हमारी जो है वो धीरे धीरे स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है. दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. और ये क्यों हुआ है? क्योंकि रोड और जो साइकिल है, बाईसाइकिल है, उसके व्हील्स और जो रोड हमारा है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर गया है जो कि हमारे फोर्स से, हमारे द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स से काफ़ी ज़्यादा है. इन ऑर्डर टू कीप द बाईसाइकिल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन. अगर हम बाईसाइकिल को जो है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो बाईसाइकिल है वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग करती रहे तो हमें दोबारा से पैडलिंग जो है स्टार्ट करनी होगी. इट दस अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन अंडर द कॉन्टिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्सेज. तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा अगर यहाँ पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है. हाउएवर इट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट, लेकिन ये जो है ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली जो है करेक्ट नहीं है. एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी when the forces pushing force or frictional force acting on the object are balanced and there is no net external forces on it. तो यहाँ पर क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर जो है पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों ही एक्ट कर रहे हैं और दोनों के दोनों फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, लेकिन तब भी जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है बिकॉज देर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट. If an unbalanced force is applied on an object, there will be a change either in its speed or in direction of motion. और अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेज हम इस पे अप्लाई कर देंगे तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज आ जाए. Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required, and the change in its speed or in direction of motion would continue as long as this unbalanced force is applied. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन थोड़ी एक्सेलरेट हो तो हमें क्या करना होगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो है वो रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर. और हमें अगर स्पीड चेंज करनी है और या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करनी है तो वो तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई होता रहेगा. हाउएवर इफ दिस फोर्स इज रिमूव्ड कम्प्लीटली, अगर हम इस फोर्स को कम्प्लीटली रिमूव कर दे तो द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज़ एक्वायर्ड टिल देन.
तो ये क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो अभी कंटिन्यूअसली वो मूव करना जो है जारी रखेगा उसी सेम वेलोसिटी से जो कि उसने अब तक एक्वायर कर ली है।